इन दिनों योगी आदित्यनाथ सुर्खियों में है। प्रधानमंत्री मोदी से रिश्तों को लेकर चर्चा है। इसी बीच 2 दिन के दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने अमित शाह और मोदी से मुलाकातें की। इन मुलाकातों के आशय यूपी के आगामी विधानसभा चुनावों के रूप में लिए जा रहे हैं, मगर भाजपा और संघ की नज़र न केवल यूपी के चुनावों पर होगी बल्कि लोकसभा चुनाव 2024 पर भी केंद्रीय महत्व का विषय होगा। और जब अगले लोकसभा चुनाव की बात आती है तो यह सवाल फिर खड़ा हो जाता है कि बीजेपी में मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा। और अगले पीएम मटेरियल की बात की जाती है तो अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी के अलावा शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े नाम आते हैं, मगर एक नाम जो इन सबको चीरकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता है वो है योगी आदित्यनाथ। कहा जाता है कि योगी के करीबी इस अभियान में जुटे हैं कि उन्हें अगले प्रधानमंत्री के रूप में पेश करें। सोशल मीडिया पर आजकल उनसे जुड़े अनेक बैनर और पोस्टर देख सकते हैं। हम 2 सवालों पर बात करेंगे। क्या बीजेपी के अगले पीएम कैंडिडेट योगी होंगे? अगर हुए तो देश को किन किन 3 चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? पहले बात करते हैं कि जब भाजपा के पास अनेक अनुभवी और कुशल नेता हैं, उनके बावजूद योगी आदित्यनाथ को पीएम के रूप में कैसे चुना जा सकता है? भाजपा के अंदर ऐसे बहुत से नेता हैं जिनका स्वर कोमल है मोदी और योगी के अपेक्षाकृत। इन्हीं दिनों आपने देखा होगा कि जब कोरोना की दूसरी लहर का कहर देश में बरप रहा था, तब देश के उदारवादी खेमे से भी यह आवाज उठ रही थी कि मोदी जी को देश की कमान राजनाथ सिंह या नितिन गडकरी को सौंप देनी चाहिए। दरअसल इस खेमे को भाजपा का ध्रुव कहा जाता है। फिर भी योगी और मोदी के अलावा कुछ नेताओं को पसंद करते हैं ये लोग। इस रुचि के पीछे उन लोगों का कोमल स्वर ही है जो उदारवादी खेमे को भी पुकारता है। आप इन्हें अटल बिहारी वाजपेयी की धारा के नेताओं के रूप में जान सकते हैं, लेकिन क्या इन बेहतर विकल्पों के बावजूद संघ और भाजपा की दिलचस्पी योगी आदित्यनाथ में होगी? इसी सुगबुगाहट पर 2017 में हम देख सकते हैं जब उन्हें देश के सबसे बड़े सूबे यूपी की बागडोर सौंपी गई थी, जबकि भाजपा के पास अन्य दमदार नेता भी मौजूद थे। इस फैसले के बाद भाजपा में अंदरूनी हलचल पैदा हुई थी, मगर आश्चर्यजनक रूप से योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि मुख्यमंत्री पद सौंपने के पीछे कारण क्या रहा होगा? कारण रहा योगी आदित्यनाथ की छवि और उनका एजेंडा। इस देश के अंदर इस प्रकार की स्थितियां पैदा करिए क्योंकि हिंदुओं का संगठन कर सके, हिंदू समाज को एक सूत्र में जोड़ सके, आक्रामकता के साथ अपनी कार्रवाई को अंजाम दे सके। अली पर सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंग बली पर विश्वास है। हिंदुत्व पर जो प्रहार करेगा उसको महाप्रलय को स्वयं आमंत्रित कर देगा, उस महाप्रलय की चपेट में स्वयं भी आएगा। इस बारे में किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हम प्रशासन से एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या अवश्य करवाएंगे जो लोग किसी और हम लोगों ने तय कर रखा है कि अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को जी हाँ, भाजपा और संघ के बुनियादी एजेंडे के लिए सबसे सही आदमी योगी आदित्यनाथ ही है, जो बीजेपी के कोर वोटर को पुकारता है। योगी आदित्यनाथ की छवि उग्र हिंदुत्ववादी नेता के रूप में बनी है। उनका बतौर मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल चाहे देख लें या उससे पहले सामान्य कार्यकर्ता के रूप में उनको देख लें, उनकी लाइन मुखर और तय है। योगी आदित्यनाथ अपने रवैये से ढुलमुल नहीं हुए हैं। आप एक सिलसिला देख सकते हैं कि मीडिया ने उनकी छवि को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में प्रोजेक्ट की है। इसे देश के अंदर लागू किया। उत्तर प्रदेश में 2017 में हम लोगों ने प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी लागू की। यूपी के सीएम योगी अपने पहले कार्यकाल का 4था साल पूरा कर रहे हैं। यूपी सरकार ने इन 4 सालों में कैसा काम किया, रिपोर्ट कार्ड देखिए।
गुजरात और मध्य प्रदेश के बीजेपी मुख्यमंत्रियों के बावजूद मीडिया ने सिर्फ योगी आदित्यनाथ के ही कामों और योजनाओं पर बात की है और उन्हें बड़े मंचों पर जगह दी है। यही वजह है कि योगी के बनाए लव जिहाद से संबंधित कानून को शिवराज सिंह चौहान और बीएस येदियुरप्पा ने हाथों हाथ लिया और लागू किया। ये नेता भी समझ गए हैं कि हार्डलाइन पकड़े बिना भाजपा में उच्च पद पर पहुंचना मुश्किल है या संघ की प्राथमिक पसंद बनना संभव नहीं है। इस लिहाज से देखें तो लगता है कि अगला जो चुनाव भाजपा योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ सकती है, जो कि संभव लगता है। अगर योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश के बुनियादी लोकतांत्रिक ढांचे के लिए एक चुनौती साबित हो सकते हैं, जैसा कि उनका बतौर मुख्यमंत्री का कार्यकाल स्पष्ट कहानी कहता है। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने एक आर्टिकल में कहा कि सेंट्रलाइजेशन और कंट्रोल की प्रवृत्ति में नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी से बढ़कर थे, वहीं योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी से बढ़कर हो सकते हैं। इसलिए योगी आदित्यनाथ यदि प्रधानमंत्री बनते हैं तो निश्चित रूप में कुछ चुनौतियां होंगी। मैं 3 चुनौतियों का जिक्र करना चाहता हूं। पहली, यूपी मॉडल। साल 2012-13 में मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद गुजरात मॉडल को देश भर में लागू करने की बात कही थी और गुजरात मॉडल को धूमधाम से प्रचारित किया था। अच्छे दिन और विकास के प्रारूप में उसे देश के सामने पेश किया, लेकिन इस अपील को मोदी के आलोचक और समर्थक अलग अलग अर्थों में ग्रहण कर रहे थे। बीजेपी के कोर वोटर तक यह गूंज पहुंच रही थी कि गुजरात के अंदर जो मोदी ने किया वही अब देश भर में करेंगे। कुछों के लिए गुजरात मॉडल का आशय यही था कि सलीम की चूड़ी टाइट हो जाएगी और मोदी के भाषणों की गूंज में इस ध्वनि को बीजेपी समर्थक समझ रहा था। वहीं इस चिंता को आलोचकों ने भी रेखांकित किया कि गुजरात मॉडल दरअसल वही होने वाला है जो गुजरात के अंदर मुसलमानों के साथ हुआ। भले ही मोदी कहते रहे कि देश में विकास करेंगे, लेकिन उनके समर्थक कह रहे थे कि मोदी जी को वोट कुछ सड़क बनाने के लिए नहीं दिया, हिंदू राज के लिए चुना था। इसी उजाले में यूपी मॉडल को भी देखा जाना चाहिए। अगर योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो अपना यूपी मॉडल लेकर आएंगे तो स्पष्ट रूप में मुस्लिम विरोधी कट्टर हिंदुत्ववादी एजेंडे पर तय होगा। योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल में सीधे सीधे विशेष धार्मिक पहचान के लोगों को टारगेट किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही कहा था कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या यूपी। उसके बाद अनेक रिपोर्ट कहती है कि उसकी आड़ में किन लोगों को निशाना बनाया गया। जिस तरह से देश के ताने बाने के लिए गुजरात मॉडल अब तक एक चुनौती रहा है, वैसे ही यूपी मॉडल भी उससे बड़ी चुनौती बनकर उभरेगा। दूसरी चुनौती होगी विपक्ष के लिए चुनौती। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते कानून और संस्थाओं के सहारे विरोधी आवाजों को दबाने का काम किया, वहीं काम उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने पुराने साथी अमित शाह के साथ मिलकर किया। मोदी ने न केवल विरोधियों की आवाजों को खामोश किया बल्कि अपनी सरकार के अन्य मंत्रियों की भी वही हालत की। गुजरात फाइल्स की लेखिका पत्रकार राणा अयूब ने वॉशिंगटन पोस्ट में लिखे अपने एक लेख में किसी बीजेपी स्पोक्स पर्सन के हवाले से लिखा है कि यह सरकार दरअसल रबर स्टैंप की सरकार है और यह मुहर मोदी और शाह के हाथ में है। यही हालत यूपी में योगी आदित्यनाथ ने की। यूपी सरकार की आलोचना करने वालों को जेल में डाला गया और उन पर केस चलाए गए। पत्रकारों, छात्रों और सीए आंदोलन में शामिल लोगों की पुलिस बल के दम पर उनको दबाया गया, उनकी आवाज को बंद किया गया। विपक्ष का गला घोंटने की यह प्रवृत्ति देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक चुनौती बन सकती है। और तीसरी सबसे बड़ी चुनौती होगी एंटी मुस्लिम एजेंडा। अनेक चुनौतियों के साथ भारत देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी योगी आदित्यनाथ का बिना मुखौटे मुसलमान विरोधी होना, जो कि देश के सामाजिक और बहुसांस्कृतिक पहचान के लिए सबसे बड़ा आघात होगा। मोदी अपनी एंटी मुस्लिम छवि की वजह से देश के बहुसंख्यकों की पहली पसंद बने और अनेक कारणों के साथ प्रमुख कारण यह भी था कि मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने। हालांकि प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका स्वर तनिक कोमल हुआ और उन्होंने नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास, और फिर 2019 में जीतकर सबका विश्वास भी जोड़ा। कभी कभार मुसलमानों के साथ मेट्रो में सफर भी किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ के मामले में ऐसा नहीं है। वो खुले रूप से अपनी आस्था अपनाने और श्रेष्ठ भी बताते हैं, खासकर मुसलमानों के किसी भी अवसर में शामिल नहीं होते। अली और बली के भाषण मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए देते हैं। वहीं कथित लव जिहाद पर कानून बनाकर 10 साल की सजा भी तय करते हैं। ताजमहल को भारतीय संस्कृति का अंग नहीं मानते हैं और अपने कार्यकाल में अनेक मुसलमान नामों से जुड़े स्थानों का नाम बदल देते हैं। ऐसे में अगर इस तरह का उग्र किस्म का आदमी केंद्र में आता है और यह देश के संवैधानिक ही नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी चुनौती बनकर उभर सकता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अगर योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनते हैं तो निश्चित रूप से इस
देश के लिए मुख्य 3 चुनौतियों से गुजरना पड़ सकता है। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन, पेपाल, फ़ोनपे पे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।